तो आज हम पढ़ेंगे जनरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है आप लोगों तक? आज पंखा चल रहा है ना। तो देखिए, एक तो आपके पास होती है नॉर्मल केमिकल रिएक्शन। इस जनरल रेडियो एक्टिविटी में ना हम लोग ऑर्डर ऑर्डर क्या है इसका न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करने वाले हैं। सिर्फ रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना क्या होता है ना, क्यों होता है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होती है, एक आपके पास होती है रेडियो एक्टिविटी, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं एक टाइप है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस का है ना। जैसे रेडियो एक्टिविटी हो गया, फ्यूज़न हो गया, फिजन हो गया, ये सब। ये पढ़ा होगा आपने, न्यूक्लियर फ्यूज़न फिजन। हाँ, नहीं पढ़ा कभी? देखिए, जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, हाँ, जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है ना, उसमें हमारे पास होता है चेंज इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना आपके पास, देखो उनका खेल, इलेक्ट्रॉन जाएंगे या आएंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या शेयरिंग होगी। न्यूक्लियस से को लेना नहीं है कि प्रोटॉन शेयर होंगे या प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें जो है चेंज जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफ़र होगा या इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग होगी, बट न्यूक्लियस इज नॉट इन्वॉल्व ना। इसमें न्यूक्लियस का कुछ लेना देना नहीं होता है। जबकि ये वाली जो रिएक्शंस है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, इसमें दोनों में चेंज आएगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करेंगे और न्यूक्लियस भी पार्टिसिपेट करेगा, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होंगे या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे जो है दोनों में चेंज होता है, चेंज इन बोथ न्यूक्लियर एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, दोनों में चेंज होगा इसमें। चलिए, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास कि यहाँ पे नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने देखा है। ये अप्लाइड है। जैसे कि मैं रिएक्शन लूँ सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू, तो आप बोलोगे कि 12 ग्राम कार्बन यहाँ 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ एक्शन करता है और ये कितना बन गया, 44 ग्राम सी ओ टू। तो रिएक्टेंट का मास देखो कितना है, 44 ग्राम, और प्रोडक्ट का भी कितना है, 44 ग्राम। तो जितना मास डिसअपियर हुआ उतना ही मास अपियर हो गया, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, है ना। ये हम नॉर्मल रिएक्शंस में लगाते हैं। लेकिन भैया यहाँ नहीं लगता। यहाँ तो बल्कि मास डिसअपियर होगा और उसके अवज में एनर्जी रिलीज होगी। आपने पढ़ा है फ्यूजन हो फ्यूजन हो, इन सब में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मास इज नॉट कंजर्व, लेकिन यहाँ एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व होते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर कंजर्व होते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, मान लीजिए एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, है ना। जो C14 है हमारे पास, कार्बन 14 जो है, उसका जो डिके होता है ना, उसकी रिएक्शन लेता हूँ मैं। या यूरेनियम का डिके जो बहुत बार आएगा, ये याद भी रखना है आपको। ये इक्वेशन ले लेते हैं, U92 238। ऊपर जो लिख रहे हैं वो मास नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर है। ये आपके पास डिके होता है और कन्वर्ट होता है लेड में, 82
206 प्लस अल्फा पार्टिकल 24 प्लस बीटा पार्टिकल -106। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बेटा यहाँ 238 है मास नंबर, यहाँ भी अगर आप देखो 8 चौक 32 और ये 206, 238 है ना, 8 चौक 32 और 206। और नीचे देखो एटॉमिक नंबर 92 82, 8 दूनी 16 और -6। तो इधर एटॉमिक नंबर और इधर एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर सेम है। लेकिन आपको पता है कि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन मास जो है सब्सटेंस का मास नंबर नहीं होता है। ठीक है, जो मास है और मास नंबर फर्क है। मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन जैसे वो कंजर्व होगा, लेकिन मास कंजर्व नहीं होगा आपके पास, है ना। मास में थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस मिलेगा। मास जो है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का बराबर नहीं होता है। तो मान लीजिए पहले हमारे पास ऐसा था कि इधर की साइड जो है, सपोज कीजिए मेरे पास जो है पहले 10 प्रोटॉन थे 10 न्यूट्रॉन थे, और फिर दूसरी साइड जब हम गए, सपोज कीजिए, है ना, तो हमारे पास कुछ प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गए। क्लियर है। तो क्योंकि आपके पास प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इनका मास बराबर नहीं है, मास में फर्क है। तो ये जरूर हो सकता है कि इधर जो मास नंबर है और इधर जो मास नंबर है वो सेम हो। ठीक है, इधर जो मास नंबर है और इधर जो मास नंबर है वो सेम हो, लेकिन आपके पास जो है मास सेम हो जरूरी नहीं है, मास में डिफेक्ट मिलेगा। और मास में जब डिफरेंस मिलेगा तो फिर एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी जो रिलीज होगी वो होगी इस फॉर्मूले के हिसाब से E = mc²। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ, ऑब्वियसली जो मास डिफेक्ट है, और ये जो m जो है इसको बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट, कि जो मास डिसअपियर हुआ है। ठीक है, तो बहुत थोड़ा मास डिसअपियर होता है, लेकिन क्योंकि इससे अगर आप देखें तो c² से मल्टीप्लाई है, थोड़ा सा मास भी जो है हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास मास कंजर्वेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे क्या है, एनर्जी मास कंजर्वेशन। मतलब टोटल एनर्जी और मास लेफ्ट हैंड साइड में, टोटल एनर्जी और मास राइट हैंड साइड में सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ मास कंजर्वेशन नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, एनर्जी मास कंजर्वेशन। तीसरा पॉइंट, जो आपके पास जनरल केमिकल रिएक्शन है उसमें बहुत कम एनर्जी इन्वॉल्व होती है, तो बहुत कम हीट देनी पड़ती है, बहुत कम हीट इन्वॉल्व होती है ना। तो बिकॉज ऑफ वीकर फोर्सेज इन्वॉल्व। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है वो भी बहुत लार्ज है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये तो एक तरह से हमारे पास डिफरेंस हो गया जनरल केमिकल रिएक्शन में और न्यूक्लियर रिएक्शन में। मेन चीज़ यही है कि आपके पास जो जनरल रिएक्शन है उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में
एनर्जी मास कंजर्वेशन होल्ड करता है। जनरल केमिकल रिएक्शन में खाली इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस में भी चेंज आता है। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस को हम रेजिडुअल फोर्सेस भी बोलते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस से मतलब क्या है, जो फोर्सेस न्यूक्लियॉन्स के बीच में होते हैं। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस हैं, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्सेस हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के जो बीच में फोर्सेस हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। अब कितने टाइप का होता है इसके ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे देखिए सिमिलर चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो तो क्या होती है इनके बीच में, रिपल्सिव, है ना। तो एक तो जो फोर्स हो गई यहाँ पे वो क्या हो गई, रिपल्सिव। तो एक है हमारे पास रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू सिमिलर चार्जेस, और इसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कॉलम फोर्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास डिस्टेबलाइज करती है न्यूक्लियस को, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल करेंगे तो भागना चाहेंगे दूर। ठीक है, तो इसका स्वभाव कैसा है, एक तो इट इज डिस्टेबलाइजिंग इन नेचर। ठीक है, पहली चीज तो ये, और दूसरा ये लॉन्ग रेंज होती है, मतलब लंबी दूरी तक इसका इफेक्ट होता है, ऐसे नहीं कि छोटी दूरी तक। और न्यूक्लियस के बाहर भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आपने देखा होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा होता है और एटम का साइज बहुत बड़ा है। तो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है ओब्वियसली वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। अगर हम देखें प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसका जो है नेचर कैसा है, लॉन्ग रेंज है। ये ऐसा नहीं कि मतलब छोटे डिस्टेंस पे काम करेगी, ये बड़े डिस्टेंस तक आपके पास इफेक्टिव होती है। ठीक है, अब इसके अलावा कैसी फोर्स होंगी, क्योंकि फिर अगर हम बात करें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की, तो वहां तो कोई इस तरह की फोर्स आएगी नहीं। तो वहां पे आती हैं आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये तो आपको पहले से पता है, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना। अब इसके अलावा आगे मूव करने से पहले फोर्स है वो हमारे पास है न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। बेटा पहले बता दिया करो तुम,
तो न्यूक्लियर फोर्स जो हमारे पास ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, धरती जिस भी ऑब्जेक्ट का मास है उसको अट्रैक्ट करती है। जो भी ऑब्जेक्ट हैं दो जिनके अंदर मास होता है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। ऐसे ही न्यूक्लियर फोर्स है, और ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होती है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होती है। ठीक है, तो ये किसी भी टाइप की न्यूक्लियन जो हैं उनके बीच में हो सकती है। ठीक है, ये आपके पास पहली चीज स्टेबलाइजिंग फोर्स होती है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। दूसरी चीज ये बहुत शॉर्ट रेंज होती है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही काम करती है, न्यूक्लियस के बाहर काम नहीं करती। ठीक है, बहुत छोटे डिस्टेंस पे काम करती है ये। जैसे कि अगर आपके पास डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस वो लेस देन 1 फर्मी है तो ये बहुत स्ट्रांग होती है, जो कि आपके पास क्या है, न्यूक्लियस का साइज का ऑर्डर। और अगर ये डिस्टेंस आपने 2.5 फर्मी इससे ज़्यादा कर दिया तो ये नियरली जीरो हो जाएगी। तो न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव होती है, इसके अलावा इफेक्टिव नहीं होती है। ठीक है अब इस फोर्स की एक खास बात और है कि ये कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो अट्रैक्टिव होती है, उसके बाद ये रिपल्सिव हो जाती है। मतलब इसका नेचर खाली अट्रैक्टिव नहीं है। अगर न्यूक्लियस बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, है ना, तो ये आपके पास हमेशा रहेगी अट्रैक्टिव। लेकिन अगर बहुत दूर चले गए तो ये जीरो हो गई। लेकिन बीच में कहीं है ना, तो ये अट्रैक्टिव से रिपल्सिव भी हो जाती है। दीज फोर्सेस बिकम repulsive in nature if distance less than 0.7 Fermi। ये ग्रेटर करना था मुझे। ठीक है, तो अगर हम साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, है ना, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस का एक लिमिटेशन है। जैसे अभी तक हमने देखा है लगभग एटॉमिक नंबर 100 के बाद जो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव ही हैं वो आपके पास अनस्टेबल होते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि जो रिपल्सिव कंपोनेंट है न्यूक्लियर फोर्सेस का, ये फिजिकल साइज डिटरमाइन करता है। क्योंकि जैसे जैसे आपके पास न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो 0.7 फर्मी से ज़्यादा होता जाएगा, है ना। तो जितने न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस 0.7 फर्मी से ज़्यादा होगा उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स आनी शुरू हो जाएंगी। जिनके बीच में डिस्टेंस 0.7 फर्मी से कम होगा उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस रहेंगी। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पास न्यूक्लियस अनस्टेबल होता जाएगा, क्योंकि ये जो है इसका नेचर अट्रैक्टिव से क्या हो जाएगा, रिपल्सिव। दिस रिपल्सिव component is responsible for the physical size of nucleus। ठीक है, नोट कर लिया भैया? हाँ जी, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी पे, जो कि आपके सिलेबस में है।
तो देखिए आपको पता है एटॉमिक नंबर 83 से आगे जनरली जितने भी एलिमेंट है रेडियो एक्टिव हैं, और फिर 100 से ऊपर तो लगभग सारे के सारे वो हैं जो मैन मेड ही हैं। ठीक है, तो ऑल न्यूक्लियाई या एटम विद Z ग्रेटर नंबर 83, 83 किसका होता है, बिस्मथ का, रेडियो एक्टिव, तो इससे आगे सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, और कुछ छोटे एलिमेंट भी हैं हमारे पास, जैसे कि C14 हो गया, वो रेडियो एक्टिव है, एंड सम लाइट एटम्स लाइक C14 आर आल्सो रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो ये जो अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं और अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकालते हैं टू फॉर्म सम स्टेबल न्यूक्लियाई। जैसे कार्बन डिकम्पोज होता है टू फॉर्म नाइट्रोजन, मैंने यूरेनियम बताया, यूरेनियम डिकम्पोज होता है टू फॉर्म लेड। तो अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं। These radioactive unstable nuclei disintegrate to form stable nuclei. In this process, they emit alpha, beta, gamma radiations. ठीक है, which is called radioactivity। ठीक है, इसको रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये होता है हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम में पता है आपको कि 2 प्रोटॉन होते हैं और टोटल 4 हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर तुम निकाल दो तो उस पर +2 चार्ज आ जाएगा, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, हीलियम का न्यूक्लियस। तो वो होता है अल्फा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और गामा रेडिएशन जो है ये आपने पढ़ाई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, कोई पार्टिकल नहीं है ये। रेडिएशंस का ना चार्ज होता है ना मास होता है। ठीक है, कर है डिसइंटीग्रेट। डिस आता है यहाँ पर, डिसइंटीग्रेट। नोट कर लिया भाई। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टेबल न्यूक्लियाई लेते हैं कोई, और उस पर लाइटर फास्ट प्रोजेक्टाइल, है ना, मतलब जैसे अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, छोटे इस तरह के पार्टिकल हैं, उनका बॉम्बार्डमेंट करते हैं, तो हमारे पास नया न्यूक्लियाई बनता है और जनरली वो रेडियो एक्टिव होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसम्यूटेड न्यूक्लियाई। ठीक है, साथ में निकलेंगे रेडिएशन। तो ये जो फिनोमिना है स्टेबल से ट्रांसम्यूटेड न्यूक्लियाई बनाने का, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसम्यूटेशंस। ठीक है, दैट इज क्रिएटिंग न्यू एलिमेंट फ्रॉम existing element।
हो गए भाई नोट? अब देखो, न्यूक्लियस कब तक स्टेबल रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी के लिए कुछ रूल्स हैं। अब ये रूल सारे तुक्केबाजी हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई कॉन्क्रीट रूल है ना। फिर भी जो भी हैं उनको देख लेते हैं। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ये बताने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला है इवन ओड रूल। ये सब ऑब्जर्वेशन है, ऐसे है ना, कुछ ऐसा लॉजिकल नहीं है। ये क्या बोलता है, ऐसे न्यूक्लियर जिनमें दोनों प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी ओड है ना, प्रोटॉन भी ओड नंबर, न्यूट्रॉन भी ओड नंबर है, वो लेस स्टेबल होते हैं। न्यूक्लियाई हैविंग odd number of both proton and neutron are less stable। ठीक है, क्लियर है? तो इसको बोलते हैं इवन ओड रूल। फिर ये बोल रहा है कि 60% स्टेबल न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनमें या तो प्रोटॉन इवन है न्यूट्रॉन इवन है। मतलब वही बात बोल दी उल्टी करके इसने, है ना, कि जो स्टेबल हैं उसमें मोर देन 60% आर इधर हैविंग even number of proton और even number of न्यूट्रॉन। ठीक है। अब लास्ट में बोलता है खाली 5 ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनमें दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन ओड है और वो स्टेबल है, सिर्फ 5 है ना। तो ये एक्सेप्शन हो गया इस रूल का। और वो 5 कौन कौन से याद रखना है आपको? हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, नाइट्रोजन और टेंटेलम बोलते हैं ना। ये याद जो रखना है भैया, कौन से आइसोटोप है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर है। अगर मैं न्यूट्रॉन लिखूं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ 107 आ जाएगा। हो गया? तो इसको बोलते हैं हम लोग बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी। बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। तो ये प्लॉट में करा गया है हमने हमने जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं आर प्लॉटेड। तो वाइट डॉट जो है उनके लिए है। तो हम देख रहे हैं कि जब एटॉमिक नंबर बहुत कम है, ये लगभग 20 तक है, तब तक तो n बाई पी अगर 1 है, n बाई पी क्या है, 1 है ना, क्योंकि ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन n बाई पी इज इक्वल टू 1 की है। तो जब तक आपके पास जो है
जब तक आपके पास एटॉमिक नंबर बहुत कम है तब तक ऐसे न्यूक्लियर स्टेबल हैं जो कि आपके पास जिनके लिए n/p जो है वो 1 है। चाहे जैसे आपके पास बढ़ता जाएगा एटॉमिक नंबर तो स्टेबिलिटी जो जोन है वो देखो n/p 1 से ऊपर सरक गया, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी प्रोटॉन से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर बराबर होंगे हायर एलिमेंट्स में जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो वहाँ स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या निष्कर्ष निकला इससे कि इफ़ z लेस देन इक्वल टू 20 that implies n/p is equal to 1 for stable nuclei। लेकिन अगर आपके पास z ग्रेटर देन 20 है तो n/p ये अप्रोच करता है 1.5 को फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन प्रोटॉन। और वो ऑलमोस्ट 1.5 गुना होने चाहिए, है ना। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ इसको, देखो ये हमारे पास प्लॉट है जिसमें हम इधर ले रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इधर नंबर ऑफ प्रोटॉन या जेड, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनको प्लॉट किया है तो हर एक स्टेबल न्यूक्लियर डॉट से आ रहा है हमारे पास। तो ये स्टेबल न्यूक्लियाइज का ग्राफ है। अब मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ जिसमें एन और पी बराबर है, n/p इक्वल टू 1। तो मैं देख रहा हूँ कि जब तक एटॉमिक नंबर 20 है तब तक तो ये जो स्टेबिलिटी बेल्ट है ये n/p इक्वल टू 1 के आसपास लाई कर रही है, यानी कि एटॉमिक नंबर z कम है 20 से या बराबर है तो n और p बराबर होने चाहिए, स्टेबल न्यूक्लियर तभी बनता है। लेकिन अगर हम चले गए एटॉमिक नंबर z से एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर तो स्टेबिलिटी जोन ऊपर चला गया, और यहाँ पे अगर हम देखें तो n/p ऑलमोस्ट 1.5, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से लगभग 1.5 गुना होनी चाहिए, है ना। तो एटॉमिक नंबर 20 से ऊपर न्यूक्लियस तब स्टेबल होगा जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे और लगभग 1.5 गुना होंगे। ठीक है, आगे समझ में, चलें आगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बड़े न्यूक्लियाई जो है उनमें प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए प्रोटॉन कम होने चाहिए और न्यूट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्सेज ही होती हैं। ठीक है, एज इन bigger nuclei number of protons increases, hence electrostatic force of repulsion increases, hence more neutrons are required than proton, as neutrons don't have electrostatic force of repulsion with other neutrons। ठीक है, क्लियर है भाई। अब एक और तरीका है हमारे पास और वो है इन टर्म्स ऑफ मास डिफेक्ट, और ये एक्चुअल में सही तरीका है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास करेक्ट तरीका है वो है मास डिफेक्ट का। ठीक है, तो लास्ट तरीका हम लोग देखते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है, जो मास डिसअपियर हो गया।
मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ये क्या चीज़ है कि अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ना, आप लो कि भाई इतने प्रोटॉन है इतने न्यूट्रॉन है इसमें, और उन सब का मास जोड़ दो तो वो हो गया मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। लेकिन अगर न्यूक्लियस का मास जो है एक्चुअल में उतना नहीं है, उससे कम है ना। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँ कि मैं अभी गरम गरम जो है आपको 100 ग्राम बूंदी देता हूँ निकाल के, ठीक है, और मैं बोलता हूँ भाई इसके लड्डू बनाओ। अब आप उन बूंदियों के लड्डू बनाओगे, मान लीजिए आपने एक लड्डू बना दिया पूरा, ठीक है। अब उस लड्डू को वेट करो आप, तो आप देखोगे लड्डू का वेट 100 ग्राम नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम मिलेगा, 99.95 ग्राम, मतलब कुछ ना कुछ कम मिलेगा, है ना। तो इंडिविजुअल बूंदी जो दी थी मैंने आपको, न्यूक्लियन समझ लीजिए आप, उसका वजन था 100 ग्राम। लेकिन जब उनको कंबाइन करके आपने न्यूक्लियस बनाया, लड्डू बनाया, तो उसका वजन 100 ग्राम नहीं है ना, उसका वजन कुछ से कम मिलेगा, ठीक है। अब फिजिकली तो आप समझ सकते हो उसको कम क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई जब वो बना तो हमारे हाथ में कुछ लग जाएगा, चिकनापन या उसका मीठा वगैरह जो कुछ भी है ना, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो है हमारे पास, या लड्डू का वजन जो है कम होगा। तो ऐसे ही होता है, न्यूक्लियस जब आपस में बाइंड होकर के एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं, है ना, तो आपके पास जो मास ऑफ न्यूक्लियस है वो मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था न्यूक्लियर रिएक्शंस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो कंजर्व होंगे, लेकिन मास कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो कंजर्व होंगे, मास कंजर्व नहीं होगा। तो उसी चीज़ को कि जो न्यूक्लियॉन्स तो इतने हैं हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो है न्यूक्लियस का मास इतना नहीं है जो न्यूक्लियॉन्स की संख्या बता रही है, तो वो जो डिफरेंस उसको बोलते हैं हम लोग मास डिफेक्ट। और इस मास डिफेक्ट को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कि न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करते समय, न्यूक्लियस बनाते समय जो एनर्जी लॉस मतलब इवॉल्व हो गई है ना ड्यू टू मास डिफेक्ट, अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो 1 AMU जो मास डिफेक्ट होता है, इजिकल टाइम से स्केल लगा के, तो देखो ये 9.35 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर होता है, भयंकर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो क्या बाइंडिंग एनर्जी क्राइटेरिया स्टेबिलिटी का? नहीं, बाइंडिंग एनर्जी क्राइटेरिया नहीं है स्टेबिलिटी का कि कितनी आपके पास मास डिफेक्ट आया है, नहीं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कि एक न्यूक्लियन के लिए, है ना, छोटे मान लीजिए न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई, और उतनी बाइंडिंग एनर्जी बड़े न्यूक्लियस की फॉर्मेशन में आई, तो स्टेबल छोटे वाला होगा क्योंकि उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो है इज नॉट द criteria of stability, but binding energy per nucleon is the criteria, ठीक है। क्लियर है भाई? नोट कर लिया आप लोगों ने मिटाई? बाइंडिंग एनर्जी मतलब मास डिफेक्ट कितना है टोटल, वो उसके कोर्स्पोंडिंग जो एनर्जी निकल रही है वो क्राइटेरिया नहीं है स्टेबिलिटी का, पर न्यूक्लियन, है ना। आपके पास क्योंकि सीधी सी बात है, जितना बड़ा न्यूक्लियस होता जाएगा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा होती जाएगी, जितने न्यूक्लियस को तुम बाइंड करोगे तो उतने मास डिफेक्ट ज़्यादा होगा, है ना। तो वो तो फिर ये हो गया कि भाई बड़ा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल हो गया, नहीं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से आपको निकालना है कि जो आपके पास टोटल एनर्जी आई टू मास डिफेक्ट वो पर न्यूक्लियन कितनी है, ठीक है। तो जितनी एनर्जी वो रिलीज होगी वो स्टेबिलिटी बताएगा, ठीक है। चलें आगे। हाँ भाई।
तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का एक हमारे पास जो एक्चुअल में फाइनल जो कोई चीज़ आई है तो वो ही आई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, जितनी ज़्यादा होगी उतनी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो अब भाई इसका प्लॉट अगर हम ड्रा करें तो इधर मैं जैसे लेता हूँ और इधर एटॉमिक नंबर, ठीक है, सॉरी मास नंबर लेता हूँ। तो ये ग्राफ जो है ये कुछ ऐसा आता है, देखिए इस तरह का ग्राफ है। ये जो पहली पीक है हीलियम के लिए, दूसरी पीक ऑक्सीजन के लिए है, और यहाँ पे ऊपर जो है हमारे पास ये इधर ऊपर जो है सबसे टॉप में 3 एलिमेंट होते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है इनके लिए। तो ये ग्राफ जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। अब अगर मैं एक्चुअल में बताऊं कि सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें भी कौन सा है, तो निकल जो है देखिए 2862, ये होता है सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल। उसके बाद आयरन का आता है 2658, है ना, और उसके बाद आता है आपके पास आयरन 2656। ठीक है, तो ये तीन सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। एक तो निकल का 2862, फिर आयरन के दो आइसोटोप है 2658 और 2656, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है। और ये वाला जो है आपके पास जो लास्ट में मैंने बताया, अरे तो मास नंबर अलग है ना, ये वाला जो लास्ट में 2056 मोस्ट अबंडेंट है इन सेटलर प्रोसेसेस, मतलब जो ऊपर आपके पास सितारों वगैरह में जो आपके पास फ्यूज़न हो रहा है, उसमें जो मैक्सिमम जो हमारे पास सब्सटेंस मिलता है वो ये मिलता है। ठीक है, कोई भी चीज़ है फ्यूजन व्यूजन वो लास्ट में जाके एक्सपेंड होता है क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल है। नोट कर लिया भाई। अब ये देखो बेटा कि ये जो है ये मोस्ट स्टेबल आ गया हमारे पास, इसके इधर वाले जो हैं इस पोर्शन में, ठीक है, इस पोर्शन वाले जो है मेरे पास, ये न्यूक्लियाई कन्वर्ट होना चाहेंगे इनके अंदर, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो मतलब यहाँ तक के जो आपके पास इस रेंज तक के जो भी न्यूक्लियाई हैं दे वुड लाइक टू अंडरगो फ्यूजन, क्योंकि वो अनस्टेबल हैं और ये आयरन निकल कोबाल्ट इनमें से ज़्यादा मतलब ज़्यादा स्टेबल हैं। तो ये इनमें कैसे कन्वर्ट होंगे, फ्यूजन के थ्रू, कंबाइन होकर के। बोलो हाँ भाई। हाँ जी, आया समझ में। और इधर वाले जो हैं ये हैवी हैं, अनस्टेबल हैं, ये भी चाहेंगे कन्वर्ट होना इनमें आयरन कोबाल्ट निकल में, तो ये कैसे होंगे, तो बड़े हैं ये टूट गए होंगे, यानी कि इनमें क्या होगा, फिशन। तो
तो आयन कोबाल्ट निकल के इधर वाले में फ्यूजन होगा और वो आयन कोबाल्ट निकल में कन्वर्ट होना चाहेंगे। इधर वाले जो हैं छोटे जो हैं जो अनस्टेबल हैं तो उनमें फ्यूजन होगा और वो कन्वर्ट होना चाहेंगे इनके अंदर आयरन निकल कोबाल्ट। ठीक है, तो आज मैं यहीं स्टॉप करता हूँ।